सबके मन में एक ही डर लगा रहता है कि कहीं हमारे घर में भी नोटिस न चलाए इनकम टैक्स का। सो इस वीडियो में आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूं। अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, सीएसपी सेंटर का आप ओनर हैं, सीएसपी सेंटर चलाते हैं, या फिर आपके पास कोई दुकान भी है और अगर आप जॉब करते हो तब भी आपके पास ये बैंक अकाउंट तो होगा ही, तो सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, गूगल पे, फ़ोनपे, यूपीआई, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कितना करने पर आपके घर में इनकम टैक्स की नोटिस ना आए, मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो अभी तो ऐसा हो गया है कंपलसरी कि आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड सभी जगह लिंक्ड होता है और पैन कार्ड सभी अकाउंट में लिंक्ड होता है, जिससे क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बैंक अकाउंट के ऊपर कड़ी नज़र रखता है। अगर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तभी उसको पता चलेगा, अगर आप कम ट्रांजेक्शन करोगे तब भी उसको पता चल सकता है। अगर आप नॉर्मली अपने अकाउंट को चला रहे थे और सडनली आप अपने अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हो, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकता है कि आप जितना ट्रांजेक्शन कर रहे हो अभी रिसेंटली में आप क्यों कर रहे हो, या फिर आपकी इसकी वजह क्या है, आपको डिटेल्स में बताना होता है। तो आपको इसके बारे में डिटेल्स में सही जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा करते हैं और कैश विड्रॉल भी 10 लाख से ज़्यादा करते हैं, तब भी आपके घर में एक नोटिस आ सकता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताना होगा। तो इसको सही ढंग से समझने के लिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल देना चाहता हूँ। सबसे पहले केस में देखा गया है कि बहुत सारे लोग एक साल में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 13-14 लाख रुपया ट्रांसफ़र करते हैं कैश डिपॉजिट में, और कैश विड्रॉल में आप 4-5 लाख रुपया करते हैं, तब भी आपके घर में नोटिस आ सकता है। इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है, अगर आप कैश डिपॉजिट 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख ऐसा करते हैं बड़े बड़े अमाउंट में, और कैश विड्रॉल भी 2-3 लाख करते हैं, तब भी आपके घर में नोटिस आ सकता है। इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबसे पहले पता रहता है। इसके बाद 3 नंबर का एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि अगर आपके पास एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है जिसमें आपने कैश डिपॉजिट तो 4 लाख रुपए किए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन कैश विड्रॉल आपने 5 लाख रुपए तक ही किया है, तो ये 9 लाख हो गया। 10 लाख होने के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा सा नज़र आपके पास रखना होता है। तो आपके पास क्या है कि आपके पास एक दूसरा अकाउंट है दूसरे बैंक का जिसमें आप 4-5 लाख रुपया ट्रांजेक्शन करते हैं, तब भी आपके घर में नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खाते के ऊपर कड़ी नज़र रखता है और साथ ही आपको नोटिस भी भेजता है। आपके पास नोटिस आने के बाद आपको घबराना नहीं है, आपको अच्छी तरीके से उसे समझाना है। आपको वो क्लैरिफिकेशन मांगेगा कि ये ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको डिटेल्स में बताना है। तो आपको उस ट्रांजेक्शन आपने कितना किया हुआ है, कोई आपने जगह खरीदा है या फिर कोई कहाँ से आपके पास कैश आया, आपको उसके बारे में डिटेल्स में बताना होता है। अगर आप सही से समझा सकते हैं, सही से बता पाएंगे डॉक्यूमेंट के तौर पर, अब तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सही से समझा नहीं पाएंगे, डिटेल्स में अपना डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी देना होता है। तो अगर आप जिस ट्रांजेक्शन ऊपर जितने पैसे के ऊपर अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो वो जो पैसा होगा, फॉर एग्जांपल आपने 15 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया हुआ है और उस 15 लाख के ऊपर आपने कुछ नहीं बता पाए कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है, तो 15 लाख रुपए का आपका टोटल के टोटल इनकम में चला जाएगा। वो आपको इनकम दिखाना होगा। इनकम में आपको टैक्स देना होगा, 15 लाख रुपए का आपको टैक्स देना होगा। उसके बाद ये 15 लाख के ऊपर जो आपने एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं उसके हिसाब से आपको पेनल्टी भी देना होता है, जो कि हैवी अमाउंट का पेनल्टी आपको देना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लोन। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तब भी अगर आप एट ए टाइम 20,000 से ज़्यादा पे करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, तो आप अकाउंट टू अकाउंट ही आपको ट्रांसफ़र करना होगा। फॉर एग्जांपल आपको 50,000 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा लोन पेमेंट, तो आप कैश में पेमेंट आप नहीं कर सकते। आपके अकाउंट में पहले आपको डिपॉजिट करना होगा, उसी पैसे को आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, तब जाके आपको इनकम टैक्स के हिसाब से आपको नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सीधे ही आपको 20,000 के 20,000 आप सीधे ही लोन अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे कैश में, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहने की बात यह है कि अगर आपको लोन लेना है या फिर लोन पे करना है, इन दोनों केस में आपको अकाउंट से ही ट्रांसफ़र करना होगा। अगर आपका अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है, तो अगर 20,000 से कम है तो आप कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आपको जैसे पता होगा सबके पास एक क्रेडिट कार्ड होता है जिससे आप शॉपिंग कर सकते हो। तो उस क्रेडिट कार्ड से अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं और उस 1 लाख को अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं बिल चुकाने के लिए,
तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में या फिर करेंट अकाउंट में उससे अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे, बिल पेमेंट करेंगे, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप कैश में बिल पेमेंट करना चाहते हैं तब आपको दिक्कत आ सकती है। इसके बाद काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आता है कि हमारे पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है जिसमें हम कितना पैसा रख सकते हैं, कितना पैसे का ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारे घर इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। तो अगर आप एक रेगुलर ITR फाइल करने वाले हो, इनकम टैक्स फाइल आप रेगुलरली हर फाइनेंशियल में करते रहते हो और आपका इनकम के हिसाब से 50 लाख 60 लाख आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो और वहाँ पर सारा मेंशन हुआ रहता है कि आपका बिजनेस कितना है, आपका इनकम हर साल 5 लाख या फिर 10 लाख, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इनकम टैक्स फाइल करके अपना सारा इनकम, सारा प्रूफ आप सबमिट कर चुके हो, तब तो आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स फाइल लास्ट 3 ईयर से नहीं कर रहे हो और सडनली आपके बैंक अकाउंट में 40 लाख 50 लाख 60 लाख या फिर इससे ज़्यादा भी आ सकता है, अगर आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास एक मेल आएगा, एक नोटिस भी आएगा, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। आपको डिटेल्स में बताना होगा ये पैसा कहाँ से आया है, तब जाके ही आप बच पाएंगे। अगर आप सही ढंग से समझा नहीं पाएंगे तब तो आपको पेनल्टी देना ही होगा। अभी बात करते हैं कैश विड्रॉल के ऊपर। अगर आप बैंक से पैसे उठाते हैं बहुत सारा, तो कितना पैसे उठाने के बाद आपको TDS कटता है, यानी कि आपको टैक्स देना होता है उसमें। ये नोटिस नहीं है, नोटिस की बात अलग है, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लाएंगे बैंक से, रिसीव करेंगे, तब तो आपको TDS का कटना पक्का होता है। लेकिन आपको इससे बचने के लिए एक उपाय है, जो कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ITR फिलअप नहीं करते हो, इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हो, तब आपका फ्री होता है 20 लाख तक आप बैंक से पैसे उठा सकते हो। पैसे उठाने का मतलब, अगर आप ATM से लेके पैसे उठाते हो, किसी CSMF में जाके पैसे उठाते हो, किसी बैंक में जाके चेकबुक में भी पैसे उठा सकते हो, इन सारे केस में आपका सेम होता है, सभी काउंट होता है। तो ये सारा ट्रांजेक्शन आपका 20 लाख तक ही सीमित होता है। अगर आप 20 लाख से 5,000 भी एक्स्ट्रा कर लोगे तो आपका वो 5,000 के ऊपर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको 2% का TDS देना होता है। मतलब कि अगर आप एक इनकम टैक्स फाइल नहीं करने वाले लोग हैं तो आप बैंक से 20 लाख से कम ही पैसे उठाएं, यानी कि कैश विड्रॉल करें, बैंक से हो, ATM से हो, चेकबुक से हो या फिर CSP से हो। लेकिन 20 लाख से 1 रुपये भी अगर आपने ट्रांजेक्शन कर दिए हैं कैश विड्रॉल के ऊपर, तो आपको उस 1 रुपये के ऊपर 2% का चार्जेस देना होता है TDS के तौर पर, जो कि आपको नेक्स्ट ITR फाइल करने के बाद आ जाता है। लेकिन अगर आप एक ITR फाइल नहीं करने वाले हो तो आप 20 लाख से अगर 1 करोड़ के बीच में ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 2% कटेगा, और 1 करोड़ से ज़्यादा करोगे तो आपको 5% का TDS काट के देना होता है। मतलब कि आपको उतना ही पैसा मिलता है कट के। लेकिन अगर आप एक ऐसे लोग हैं जो कि ITR फाइल करने वाले लोग हैं, मतलब कि आप हर समय में लास्ट 3 इयर्स में आप ITR फाइल करते आ रहे हो और अपना ITR का एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट अपने बैंक में सबमिट किए हो, तब आप 1 करोड़ तक ट्रांजैक्शन फ्री में बिना TDS के कर सकते हो, यानी कि कैश विड्रॉल ले सकते हो, अपने बैंक से पैसे उठा सकते हो, चेक से हो, कैश से हो, CSP से हो या फिर ATM से हो। लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा करोगे और आप ITR फाइल करने वाले हो, तब भी आपको 2% का आपको TDS जमा करना होगा। मतलब कि आपका जितना ट्रांजेक्शन हुआ होगा कैश विड्रॉल के ऊपर, उतना ही आपका TDS कट जाएगा 2%, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब आप ITR फाइल करोगे तो वो पैसा वापस भी आ सकता है। TDS कट जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा पैसा कट ही जाएगा, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पैसा आ जाता है, रिफंड आ जाता है, अगर आप सही वे में, प्रॉपर वे में ITR फाइल करते हो तो। अभी बात करते हैं, काफ़ी सारे लोगों के मन में काफ़ी सारा डाउट होता है। आजकल आपको पता ही होगा काफ़ी सारा UPI का ज़माना है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड से सभी लोग पेमेंट करना चाहते हैं। किसी के पास कैश नहीं रहता, सब लोग ही मोबाइल से ही पेमेंट कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि UPI ट्रांजेक्शन के ऊपर भी आपको पैसा देना पड़ सकता है, TDS देना पड़ सकता है, या फिर आपके घर में नोटिस आ सकता है। सो अगर आपको जानना है कि UPI का कितना ट्रांजेक्शन करने के बाद आपके घर में नोटिस ना आए, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 केस है। सबसे पहला है इंडिविजुअल, आप एक बिजनेसमैन नहीं हो, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो तब, और दूसरे केस में भी आप अनलिमिटेड पैसा किसी को भी भेज सकते हो UPI के तौर पर। अगर आपको किसी को फ़ोनपे, गूगल पे लाख लाख रुपया, 5-5, 10-10 लाख रुपया करना है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी को शेयर करने का, यानी कि पैसा देने का कोई भी लिमिट नहीं है। बट
अगर आप किसी से पैसा लेते हो, रिसीव करते हो, तो उसका रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है। अगर आपके फ़ोनपे पे, गूगल पे पे, पेटीएम पे सारा को मिला के यूपीआई ट्रांजेक्शन 5 लाख से ज़्यादा आता है तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा, ये कंपलसरी है, नहीं तो आपके घर में भी इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट केस में, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, सामान खरीदने का और बेचने का काम करते हो और एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपीज़ आप कैश सेल करते हो, मतलब कि 20 लाख रुपीज़ आपके पास आया है माल बेचने का, जो भी आप माल बेचते हो उससे 20 लाख रुपया एक फाइनेंशियल ईयर में आपके पास आया है एज कैश। और अगर आप यूपीआई के तौर पर भी आप 20 लाख रुपया ही रिसीव किए हो, मतलब कि आपका टोटल हो गया 40 लाख रुपया आपके पास आया है एक फाइनेंशियल ईयर में, और आप 4-5 लाख रुपया, 10 लाख भी अपने लोन ले हो अपने फ्रेंड से, तो वो लोन का तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो 20 लाख रुपया आपने कैश सेल किए हो, आपके पास जो 20 लाख रुपए आया है उसमें से 8% आपका इनकम माना जाता है। और यूपीआई के तौर पर आपने जो 20 लाख रुपया रिसीव किए हो उसका आपको 6% का इनकम दिखाना होता है। तो आपका 20 लाख रुपए का 8% जो आपने कैश सेल में दिखाया हो उसका 8% हो गया 1,60,000, और यूपीआई में जो आपने रिसीव किए हो 20 लाख रुपीज़, वो आपका 6% वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा आपका इनकम, मतलब कि आपका 1,60,000, इसका 1,20,000 हो जाएगा, टोटल मिला के 2,80,000 आपका इनकम दिखा जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में, जो कि आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा होगा या फिर 5 लाख से ज़्यादा आपका इनकम होगा तो आपको इनकम टैक्स आपको फाइल करना होता है, मतलब कि आपको आईटीआर तो फाइल करना ही होगा, लेकिन आईटीआर फाइल करने के बाद आपको टैक्स देना होता है 5 लाख से ज़्यादा इनकम होगा तो। लेकिन इतने का अगर आपके पास बिजनेस है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप नॉर्मल आईटीआर फाइल करते हो तब भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आता है जीएसटी की बात। अगर आप एक जीएसटी होल्डर नहीं हो, जीएसटी नंबर आपके पास नहीं है, और अगर आप एक साल में 40 लाख रुपीज़ यूपीआई से हो या फिर किसी से भी हो आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो आपको एक जीएसटी नंबर लेना होता है, ये कंपलसरी है, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो बताना चाहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जितना भी डिटेल्स, साथ ही बैंक अकाउंट का जितना भी डिटेल्स, कैसे आपको मैनेज करना होता है सारे कुछ को, अगर आपको डिटेल्स में पता लग गया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इस बीच कोई भी समझ में नहीं आया या फिर आप मैं भूल गया किसी चीज़ को बताने में, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये सारा डेटा जो है मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही कलेक्ट किया। इसको जानने के लिए आप आएंगे गूगल पे और आपको यहाँ पर टाइप करना होगा इनकम टैक्स इंडिया। इसके बाद एंटर करेंगे तो सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर लिखना होगा टैक्स स्पेस, इसके बाद ट्यूटोरियल, इसके बाद एंटर। तो आपके सामने टैक्स ट्यूटोरियल्स का एक आ जाएगा लिंक, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारा फील्ड है, तो आप यहाँ पर 5 नंबर लिंक पर आएंगे, नंबर में क्लिक करेंगे 5 नंबर के। इसके बाद यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएफटी, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा है, आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ पाएंगे। इसको ही मैंने बेस करके वो रिपोर्ट तैयार किया हूँ।